अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम तिजारत के इस्लामी उसूल में। हम आज एक और बहुत अहम और बहुत आम ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं और वो ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस। हाजरीन, मेरे भाइयों और बहनें, हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस का ये मसला आज पूरी दुनिया में इतना आम है कि ये जैसे कि एक प्रोग्रेस की निशानी समझी जाती है। अगर किसी भी कंट्री के बारे में ये देखना है कि उसके अंदर प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, या वो आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो वो इंश्योरेंस के फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस फैल गया यानी कि बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हो गई है। लेकिन क्या ये हकीकत है या नहीं है? आइए हम सब कुरान और सही हदीस की रोशनी में देखें कि ये इंश्योरेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन कुरान और हदीस की रोशनी में कैसा है। जब हम इस मौजू को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि एक शख्स होता है जो इंश्योर्ड होता है और उसे एक इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि कुछ पैसों की रकम देनी पड़ेगी। और कोई चीज़ होती है जिसे वो इंश्योर करता है। मिसाल के तौर पर क्या चीज़ को वो इंश्योर कर रहा है? हो सकता है कि उसे जो चीज़ का डर है तो वो चीज़ का इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तुम्हें इंश्योरेंस का कवर देंगे। कवर देंगे का मतलब ये है कि बोलते हैं कि रिस्क अब हम लोग संभालेंगे। मिसाल के तौर पर ये बिजनेस कर रहा है या ट्रांसपोर्ट में इसकी ट्रक्स होती है, इसका सामान यहाँ से वहाँ जाता है। या मान लीजिए जैसे कि मिसाल के तौर पर उसे ये डर है कि कल मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, या उसे ये डर है कि अगर मेरी मौत हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस स्कीम्स होती है। वो इंश्योरेंस स्कीम्स क्या करती हैं, उस शख्स को कहती है कि देखो तुम सिर्फ अपना प्रीमियम अदा करो, ये रकम तुम अदा करो, बाद में अगर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, नुकसान हो गया, डिकॉइटी हो गई, तुम्हारी मौत हो गई, या अलग अलग जो चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं कि खर्चा हम लोग संभालेंगे। तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी फैमिली का क्या हो गया? बोले फिक्र मत करो, हम लोग पैसे देंगे तुम्हारी फैमिली को। तुम्हारी मौत अगर वक्त से पहले हो गई तो तुम्हारी फैमिली को कवर करने का काम हमारा होगा, हम उन्हें फैमिली को पैसे देंगे, तुम सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम दो। उसी तरह मिसाल के तौर पे कोई शख्स को डर है कि मैं बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत खर्चा हो जाएगा, तो क्या होगा? कहते हैं फिक्र मत करो, आप सिर्फ अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देते रहो। अगर आप बीमार पड़ गए तो बीमारी का जो मेडिसिन का खर्चा है, हॉस्पिटल का बिल है, वो सब हम लोग देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनीज ये इस तरह से दावे करके लोगों के पास से इंश्योरेंस प्रीमियम लेती हैं और लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी डालती है। और कई सारे फोटोज एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए आप देखेंगे कि लोगों के दिलों में डर डाला जाता है, अरे तुम मर जाओगे कल तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, और तुम बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा। तो ये सब इस तरह से लोगों के अंदर वो इनसिक्योरिटी आने की वजह से लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बड़े बड़े प्रीमियम्स इकट्ठा करती हैं और जब ये इंश्योर्ड जो हैं उसके अंदर जो इंश्योरेंस का क्लेम आता है वो क्लेम करते हैं कि हमारा ये लॉस हो गया, तो वो क्लेम को पर्टिकुलर प्रोसीजर के हिसाब से वो लोग देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से, इस्लाम की रोशनी में ये ट्रांजैक्शन कैसा है। सबसे पहली बात, जब वो इंश्योर्ड पर्सन, जो शख्स इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, जब वो शख्स इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो उसे ये नहीं मालूम है कि एक्सीडेंट होने वाला है नहीं होने वाला है। उसे ये नहीं पता है कि आग लगने वाली है नहीं लगने वाली है, चोरी होने वाली है नहीं होने वाली है। उसे ये नहीं पता है कि वो मरने वाला है नहीं मरने वाला है, या बीमार पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। तो यानी क्या चीज़ के वो पैसे दे रहा है उसे अब तक क्लियरली नहीं मालूम है। हो सकता है कोई शख्स बीमार पड़ेगा, हो सकता है किसी शख्स का एक्सीडेंट होगा, हो सकता है नहीं भी होगा। ना इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि वो लोग इंश्योरेंस प्रीमियम जो ले रहे हैं वो क्या चीज़ के ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि पैसे देने वाला क्या चीज़ के पैसे दे रहा है, पैसे लेने वाला क्या चीज़ के पैसे ले रहा है। वो क्लियर ना होने की वजह से जो इस्लामिक ट्रांजैक्शंस के अंदर जो एक रूल है कि गरर यानी कि धोखाधड़ी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ढकी छुपी अनक्लियर बात है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि सही बुखारी की क्लियर हदीस है जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैल गरर, जो गरर की तिजारत है जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, उसे हराम किया। आप देखेंगे कि सही बुखारी में लाइन से हदीसें हैं किताबुल बुयू में
सही बुखारी वॉल्यूम 3 में हदीस नंबर 353, 54 ऑनवर्ड्स आप देखिए, हदीस नंबर 409, 4010 देखिए, तो आपको ये सब हदीसों में मिलेगा कि क्लियरली इसके अंदर दिया हुआ है कि अलग 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 टाइप की ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी, जिसके अंदर अनक्लियर मामला होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को हराम किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि कहीं किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई इंसान किसी और का हक ना ले ले, जिसकी चीज जिस पर है वो वही बर्दाश्त करे, किसी और का रिस्क कोई और ना उठाए, किसी और का पैसा कोई और ना ले, जिसका जो है वो वही करे। ये इंसाफ की बात है, ये जुल्म से दूर बात है। तो इस्लाम ये चाहता है कि इसके अंदर ये धोखाधड़ी वाले सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम देखते हैं कि यही बात है, यही मकसद है जिस वजह से ये ट्रांजैक्शन भी हराम है इंश्योरेंस का, जैसे कि उलमा ने बताया है। उलमा बताते हैं कि इसके अंदर तीन चीजें हैं जो अनक्लियर है। पहली बात तो ये अनक्लियर है कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, बात पता नहीं है। दूसरी बात ये नहीं पता है कि होगा तो कब होगा, हो सकता है 25 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो होगा तो कब होगा वाज़ेह नहीं है, 5 साल में होगा, 2 दिन में होगा, 25 साल में होगा, क्लियर नहीं है। होगा या नहीं होगा क्लियर नहीं है, होगा तो कब होगा क्लियर नहीं है, और जब होगा तो तब नुकसान कितना होगा वो भी पता नहीं है, कि थोड़ा नुकसान होगा या ज्यादा नुकसान होगा, क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन के बारे में फतवा यही है कि ये ट्रांजैक्शन हराम है। और ये फर्स्ट कंडीशन है। हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर खरीद और फरोख्त के ना कुछ रूल्स है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सूरह निसा की आयत है, सूरह 4 आयत नंबर 29, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ, गलत तरीके से गलत उसूलों पर माल को मत खाओ। इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तरादी मिनकुम, सिवाय ये कि तुम तिजारत करो बाहमी रजामंदी से, तो रजामंदी वाली बात हो और ये सही ट्रांजैक्शन हो, बातिल तरीके से ना हो। ये एक बातिल चीज आ गई फर्स्ट चीज, और यही एक वजह से इटसेल्फ, अगर इसमें कुछ और प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम होता, तो भी ये ट्रांजैक्शन, ये तिजारत, ये टाइप की डीलिंग इस्लाम के नुक्ते से हराम है, जैसे कि स्कॉलर्स के फतवे मौजूद है। सेकंड, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर दूसरे भी प्रॉब्लम है। ये दूसरा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, ये पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताया सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन्नमल खम्रु, यकीनन नशा, वल मैसिरु, यकीनन जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, बुतों की परस्तिश और फाल निकालना यानी फ्यूचर निकालने की कोशिश करना, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान का काम है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे इज्तिनाब करो, इनसे बचो, अवॉइड करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो हम देखते हैं इस्लाम ने बताया कि ये जुआ टाइप की जो चीजें हैं, शराब, नशा है, जुआ है, ये सबसे बचो अगर कामयाब होना है। तो कामयाबी की निशानी ये होगी कि एक शख्स को चाहिए कि इन चीजों से बचे। हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जो भी चीज जुआ है उससे बचो। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह का जुआ है कि एक शख्स पैसे लगाया, जैसे लॉटरी में होता है, लॉटरी में आदमी पैसे लगा रहा है और हो सकता है उसकी लॉटरी लगेगी, हो सकता है नहीं लगेगी। लॉटरी लग गई तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस्लाम ने कहा नहीं, ये ट्रांजैक्शन हराम है। और इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है लॉटरीज और गैम्बलिंग और जुए की वजह से। हम ये देखते हैं कि आज इंश्योरेंस सिर्फ एक चीज नहीं है, इंश्योरेंस जहां जहां इंट्रोड्यूस होता आ रहा है उसकी अलग 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 शक्लें निकाली जाती हैं और इसका स्कोप बहुत बड़ा जाता है। जैसे जुआ करने वाला यहाँ पे लगाया, फिर कहीं और लगाएगा, फिर कहीं और लगाएगा, कहीं और लगाएगा, उसका नेचर बन जाता है। तो इस्लाम ने इस चीज को मना किया और ये हकीकत में जुआ है। क्यों? एक शख्स पैसे लगा रहा है, मर गया अगर वो तो पैसे मिलेंगे, अगर वो वक्त से पहले नहीं मरा तो वो पैसे उस तरह से नहीं मिलेंगे। उसी तरह एक्सीडेंट हो गया तो पैसे मिलेंगे, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। ये एक जुए की शक्ल है। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन में क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जुए की शक्ल है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज को देखा जाता है कि वो जो पैसे इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करते हैं तो करते क्या है उससे, वो पैसा जमा करके क्या करते हैं, तो या तो वो लोग खुद सूदी लोन देते हैं या बहुत सारी बैंक्स ही होती हैं जो ये काम करती हैं, जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स का काम जो करती है। वो अक्सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये स्ट्रीम्स और इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा हाथ में आता है वो पैसे को वो सूदी निज़ाम और सूदी सिस्टम और इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम से रोलिंग करते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम पे इंटरेस्ट के लोन्स खुद देते हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। तो इस तरह से वो इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों में अक्सर और गालिब तौर पर ये इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों में ही इन्वेस्ट होता है। मतलब मिसाल के तौर पर जिसे अगर क्लेम मिला
तो मिला तो वो पैसा आया कहाँ से? जो कंपनी के पास आया, तो पैसा आया कहाँ से? कंपनी इन्वेस्ट करती है सूदी चीज़ों में, और वो सूद का एलिमेंट होता है, और ये कोऑपरेशन है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन करती है बैंकिंग इंडस्ट्री से। बैंकिंग और फाइनेंस का जो इंडस्ट्री है उसके साथ कोऑपरेशन में इंश्योरेंस की इंडस्ट्री वर्क करती है, और ये कोऑपरेशन है जो कोऑपरेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त नहीं दी है। कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 2, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाहों और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। तो ये ताउन करने से, कोऑपरेशन करने से हमें रोका गया है, मत करो कोऑपरेशन ऐसी चीज़ों में, अच्छे कामों में कोऑपरेट करो। तीसरी वजह हो गई ये प्रॉब्लम है। चौथी वजह, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 1000 रुपये, अगले साल दिया 1000 रुपये, तीसरे साल दिया 1000 रुपये, 10 साल तक 1000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। दिया उसने टोटल कितना? 10,000। 10,000 देकर अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, जो चीज़ कवर उसे मिला है, तो 10 लाख का कवर है, 5 लाख का कवर है। अब 10,000 दिया, 5 लाख मिला, तो हम देखते हैं कि पैसे देने और लेने के अंदर रूल है। पैसे देने लेने में रूल है कि जो भी चीज़ पैसे पर बढ़ के मिलती है, वो इंक्रीज जो हो रहा है, जो पैसे पे पैसे की डीलिंग में मिल रहा है, मनी टू मनी की डीलिंग में मिल रहा है, उस इंक्रीज का नाम क्या है? सूद है। उस इंक्रीज का नाम सूद है। और जो कुछ उसे बढ़कर मिल रहा है, क्योंकि 1000 दिया तो 1000 ही मिलना चाहिए, 10,000 दिया 10,000 मिलना चाहिए, उसे 5 लाख के हिसाब से मिल रहा है। जब 5 लाख मिल रहा है तो उसे 10,000 के बदले में 11,000 मिलता, तो 1,000 सूद होता कि नहीं होता? 1,000 सूद होता। अगर 20,000 मिलते तो 10,000 सूद होता। तो वो 5 लाख जो मिले तो 4,90,000 सूद है। इसे रिबा अल फद्ल कहते हैं, जो बढ़ने वाला सूद। तो ये भी एक सूद है। पांचवा प्रॉब्लम, हमने देखा कि रिबा नसिया नाम की एक चीज है, जिसे कहते हैं रिबा ऑफ डिले। इन्नमा रिबा फिन नसिया, यकीनन वो डिले जो होता है, लेट होता है, यानी कि पैसों की जो डीलिंग हो वो हैंड टू हैंड होना चाहिए, हैंड टू हैंड होना चाहिए। पैसे से पैसा, पैसे के बदले में पैसे की डीलिंग है, तो उसके अंदर अगर डिले आएगा, ताखीर आएगी, तो उसके अंदर सूद होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा रिबा फिन नसिया, वो जो डिले होता है, लेट होती है, ताखीर होती है, उसमें सूद होता है। वो ताखीर खुद भी एक सूद की किस्म है। ये सूद की किस्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में। जिन्होंने मिस किया वो इंशाल्लाह इंटरनेट वगैरह पर हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात है, ये इसके अंदर पांचवा प्रॉब्लम है, जो है रिबा नसिया, रिबा ऑफ डिले। छठा प्रॉब्लम क्या है? छठा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इंश्योरेंस कर लेते हैं, वो लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने में उसे पता है उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब चलाने वाले को इतना फिक्र नहीं होती है, संभाल, अरे डरो मत, इंश्योरेंस की हुई है, अगर कहीं ठोक भी दिए तो इंश्योरेंस वाले कवर कर लेंगे, उसके ऊपर रिस्क नहीं है, क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे चुका है। अब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो होगा, तो कौन भरेगा पैसे? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा मामला होता है कि गाड़ियों के बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो दुनिया भर में होते हैं, वो एक्सीडेंट्स के पीछे वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह इंश्योरेंस है। मिसाल के तौर पर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर अगर जाएं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, WHO.int, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, वो बताते हैं हमें कि हर दिन 3,400 लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, हर दिन। यानी कि साल के टोटल कितने लोग हो गए? 12,40,000 लोग। हर साल 12,40,000 लोग मरते हैं। लेकिन कितने सारे ऐसे हैं, वो कहते हैं करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जख्मी होते हैं, जो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जो डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिन्हें अपाहिज की ज़िंदगी आगे गुजारनी पड़ती। और हर साल इनमें से अक्सर वो कहते हैं बहुत बड़ा तबका बच्चों का होता है, पेडेस्ट्रियंस, रास्ते पर सिर्फ चलने वालों का होता है, साइकिलिस्ट, साइकिल करने वालों का होता है, बुजुर्गों का होता है। ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे रोड एक्सीडेंट्स में। तो इसकी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह यह है इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस की वजह से लोग ढीले हो जाते हैं। बोले गाड़ी चलाने में जो एहतियात, अगर सोचो कि अगर वही शख्स का इंश्योरेंस अगर नहीं होता, जो वो टेंशन फ्री चला रहा है ना गाड़ी, कि मैं इंश्योरेंस प्रीमियम दे चुका हूं, अब एक्सीडेंट हुआ तो मुझ पे नहीं है जिम्मेदारी। अगर वही शख्स इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं होता, प्रीमियम नहीं दिया होता, तो क्या होता?
अब वो संभाल संभाल के अपनी गाड़ी चलाता, गाड़ी अपनी संभाल संभाल के चलाता कि नहीं भाई कुछ भी लग गया तो पैसे तो मुझे ही भरने हैं, भरपाई कौन करेगा, मुझे ही भरना पड़ेगा। अब वो बहुत संभाल संभाल के चलाएगा, क्यों? क्योंकि उसे डर है। अब वो अपनी गाड़ी को संभालेगा तो बाकी लोग खुद ब खुद बच जाएंगे। तो यहाँ पे दुनिया के एक्सीडेंट्स बहुत बड़े तौर पे रिड्यूस हो सकते हैं अगर इंश्योरेंस को बैन कर दिया जाए। तो इंश्योरेंस के अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं, लेकिन इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स में से ये भी प्रॉब्लम है। सूद खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सूदी निज़ाम खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई हुई है। जहाँ पे दुनिया के अंदर हम देखते हैं अमीर और अमीर होता रहता है, गरीब और गरीब होता रहता है। सूद खुद एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमने देखा जुआ खुद एक प्रॉब्लम है, जुए की वजह से कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हुई दुनिया भर में, ये खुद एक प्रॉब्लम है। ट्रांजैक्शन में क्लैरिटी ना होना, जुल्म, ये खुद एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बताता हूं, जो चीज की बुनियाद गलत होती है तो उसके फल भी तो गलत निकलेंगे। अब जो बेसिस गलत है, उसका फाउंडेशन गलत है, तो उसके रूट्स में से क्या चीज निकलने वाली है, वो फल भी तो गलत निकलेंगे। आपको मैं फल बताना चाहता हूं, और इससे पहले मैं आपको अमेरिका की भी एक रिपोर्ट बता दूं। census.gov, जो अमेरिकन गवर्नमेंट सेंसस की वेबसाइट है, वो बताते हैं खुद अमेरिका में ही अकेले 1 करोड़ एक्सीडेंट हर साल होते हैं। 1 करोड़ एक्सीडेंट हर साल होते हैं खुद अकेले अमेरिका में। और गल्फ में हम देखते हैं कि द नेशनल की एक रिपोर्ट, जो न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बताते हैं कि तकरीबन सऊदी 21 बिलियन रियाल्स का हर साल लॉस होता है एक्सीडेंट्स के अंदर। और वो कहते हैं गल्फ में मरने का सबसे फास्टेस्ट तरीका, अगर आपका मरने के अंदर कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा मरने का चांस है, तो सबसे ज़्यादा मरने का चांस है एक्सीडेंट्स में। गल्फ में मरने का सबसे ज़्यादा चांस एक्सीडेंट्स में है। ये बात हम देख रहे हैं। यानी लोग जो डरते हैं, बोलते हैं पैलेस्टाइन में ये हो रहा है वो हो रहा है, जितने लोग पैलेस्टाइन में नहीं मरते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग गल्फ में हर साल एक्सीडेंट से मरते हैं। तब से अब तक पैलेस्टाइन में ना मरे होंगे, हम उस चीज़ को कम नहीं कहते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं। तो ये एक चीज़ है, जो इंश्योरेंस की बीमारी जो हर जगह फैली है, उसके प्रॉब्लम्स ये कई जगहों पे दिखाई दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फल क्या निकला। जैसे अगर कोई चीज़ की रूट खराब है तो उसके फल भी तो खराब निकलेंगे। अब हम देखते हैं फल क्या निकला। फल में हम देखेंगे कि insuranceFraud.org, insuranceFraud.org नाम की एक वेबसाइट है जिसने अमेरिका में फ्रॉड के केसेस को ट्रैक किया कि अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनीज के साथ फ्रॉड होते हैं। क्यों मालूम है? इंश्योरेंस कंपनी में आदमी ने खुद ने अपने कारखाने को आग लगाई, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास रोते हुए गया, कहा गया देखो मेरी आग लग गई, तुम अभी इंश्योरेंस के पैसे दो हमें। देखिए, ये इंसान ये सोचे कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जरियों की कमी है, कितने सारे लोग गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं। अब वहां पर अगर कोई आग लगा करके कोई चीज़ को ख़त्म कर रहा है तो उसकी वजह से दुनिया में अगर ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे हों तो ये नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। चोरी हुई, खुद ने ही चोरी कराई थी, खुद ने ही चोरी कराई थी, फिर जाकर कह रहा है देखो मेरे यहाँ चोरी हो गई, अब इंश्योरेंस वाले आप हमारे यहाँ प्रीमियम भर दो। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ कितनी कॉमन है, इस कदर कॉमन है कि आप इमेजिन करो। स्टैटिस्टिक्स से हम ये देखते हैं कि insuranceFraud.org नाम की जो वेबसाइट है वो बताती है कि जो केसेस फाइल हुए, अब केसेस फाइल होते हैं तो हर केस हल नहीं होता है, उसमें से जो केस हल हुए और हल होके जो लोग पकड़े गए, तो बताते हैं सन 2010 में ही 5000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया केस कन्विक्शन के बाद, केस साबित होने के बाद। और बताते हैं कि तकरीबन 346 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो यानी अगर इंडियन रुपीस में देखेंगे तो 2156 करोड़ इंडियन रुपीस का फ्रॉड वो लोगों ने किया था। ये एक कॉमन चीज है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इससे आगे की बात सुनिए। हम देखते हैं कि कोalition अगेंस्ट इंश्योरेंस फ्रॉड नाम की जो तंजीम है, उसने एस्टिमेट किया है कि सन 2006 की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जिसमें आया है कि खुद अमेरिका में ही इटसेल्फ 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ इंश्योरेंस फ्रॉड्स के जरिए। ये उनका एस्टिमेट है 80 बिलियन। यानी हम लोगों को बिलियन मिलियन ये सब समझ में नहीं आते, उसका मतलब क्या हो गया। आप देखिए कि मिसाल लीजिए इंडिया की मिसाल से, इंडिया फॉरेंसिक सेंटर ऑफ स्टडीज, इसका एस्टिमेट है कि इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस के फ्रॉड्स हुए वो बताते हैं कि 6.25 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर इंश्योरेंस के फ्रॉड्स इंडिया में हुए। 6 बिलियन यूएस डॉलर्स कितने हो गए रुपीस में, तो हम देखते हैं यानी कि तकरीबन 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ इंडियन रुपीस का फ्रॉड एस्टिमेट किया एक साल में इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। जो ये इंश्योरेंस फ्रॉड्स कहते हैं, वो इंश्योरेंस फ्रॉड्स के जरिए
तकरीबन 39,000 40,000 राउंड पकड़ो, 40,000 करोड़, यानी 6 बिलियन का मतलब 40,000 करोड़, 6.25 बिलियन, तो 80 बिलियन कितने हो गए अमेरिका का जो फिगर है वो आप खुद इमेजिन करिए। यानी कि ये सिस्टम खुद गलत होने की वजह से लोग भी इसके अंदर फ्रॉड चीट्स बन रहे हैं और ये सिस्टम उन्हें फ्रॉड्स एंड चीट्स बना रहा है। हमें जायजा लेना होगा ये क्या चीज है। आगे हम ये देखें कि यहां पर ये जो इंश्योरेंस कंपनीज ये जो लेती हैं पैसे, ये पैसे जो ले रही है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 29 कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, लोगों के माल को गलत तरीके से मत खाओ। हम देखते हैं कि जो पैसे उनके पास जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स के तौर पर आते हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम में इंश्योरेंस कंपनीज का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन ये होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। कई जगहों पर देखा जाता है कि बहुत कम वो चीज रीपे करते हैं और रीपे ना करने की उनकी कई सारी प्लान्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभार आदमी क्लेम के लिए जाएगा तो उसे बताएंगे देखो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट था उसमें यहाँ फुटनोट्स में छोटी राइटिंग में यहाँ ये चीज लिखी थी कि अगर आदमी खुद सुइसाइड करके मर रहा है तो उसे लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वॉर हो गया तो वॉर की सिचुएशन में, जंग की सिचुएशन में इसे क्लेम नहीं मिलेगा। अगर राइट टाइप की सिचुएशन हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसी कई चीजें वो लोग लिख के रखते हैं ताकि जो लोग अपना क्लेम लेने जाते हैं वो क्लेम की जगह पे उनको कुछ नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं और उसी चीज के अंदर मान लीजिए उनका क्लेम उन्होंने इतना फाइल किया, उन्हें इतना मिला। अब उसके अंदर भी है कि तुमने इतने दिनों में फिर से तुम्हारे अगर ये चीज नहीं किए कि कंटेस्टेबिलिटी पीरियड कहते हैं, कंटेस्ट कर सकते हो तुम कि मेरा ये क्लेम कम मिला, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, तो उससे भी वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि आगे आके वो शख्स ट्रबल नहीं कर सके उन्हें। उसी तरह हम देखते हैं कि जहां पर ज्यादा, जैसे कोई बीमार सा आदमी जाएगा, बीमार आदमी जाएगा कहेगा मुझे मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराना है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस करा दो ताकि मेरा हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या लगता है उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस करने वाली है? नहीं। उसके इंश्योरेंस करने से पहले उसकी रिपोर्ट्स मंगाई जाती है, रिपोर्ट्स चेक की जाती है, अच्छा हेल्दी आदमी है कि नहीं है। अगर बीमार आदमी है तो इंश्योरेंस नहीं करेंगे वो लोग। उसी तरह अगर कोई ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा फ्लड्स होते हैं, वैसी जगह पे वो लोग फ्लड इंश्योरेंस नहीं देंगे। फ्लड इंश्योरेंस वहां देंगे जहां पे फ्लड का कोई चांस नहीं, वहां फ्लड इंश्योरेंस देंगे। लोगों को डराएंगे, अरे फ्लड आ गया तो क्या होगा तुम्हारा। अब हम जानते हैं बॉम्बे की हिस्ट्री में कितने 50 साल में एक आध बार फ्लड हुआ होगा, तो वो लोग ऐसी जगहों पे फ्लड इंश्योरेंस ऑफर करेंगे ताकि मार्जिन का उनका ज्यादा चांस हो। लेकिन जहां पे हर साल, हर 2 महीने, हर साल में 2-3 बार फ्लड्स आ जाते हैं, वैसी जगहों पे फ्लड इंश्योरेंस नहीं ऑफर करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये लोग बिजनेस में है, ये लोग थोड़ी चैरिटेबल वर्कर्स है, ये लोग थोड़ी सोशल वर्कर्स है, ये लोग थोड़ी चाहते हैं कि भाई हम दुनिया के लोगों का भला चाहते हैं और भला चाहने की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है और आप जब देखेंगे कि इस बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या है, तो जैसे मैं सिर्फ इंडिया से एक डेवलपिंग कंट्री की मिसाल देता हूं। पिछले साल सन 2013 के जो फिगर्स जो फाइल हुए थे, उन फिगर्स से पता चला सिर्फ 8 इंश्योरेंस कंपनीज की मिसाल हम ले रहे हैं। 8 इंश्योरेंस कंपनीज बता रही है उनका जो टोटल प्रॉफिट के फिगर्स है, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने, ये सिर्फ 8 इंश्योरेंस कंपनीज ने कमाया है। 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ 8 इंश्योरेंस कंपनी ने कमाया। आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा मार्जिन है। अमेरिका की एक रिपोर्ट है जो वहां के न्यूज़पेपर्स में आई थी, हफिंगटन पोस्ट वगैरह में, जिसके अंदर आता है कि हेल्थ केयर, देखिए सबसे बड़ा क्या है, हेल्थ केयर का मामला। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि जो सारी इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा 4th हाईएस्ट मार्जिन, सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडस्ट्री है हेल्थ इंश्योरेंस। बोले हेल्थ इंश्योरेंस करो, सबसे ज्यादा कमाने का चांस है। और जैसे यहां पर सन 2010 की कुछ फिगर्स है कि फिगर्स कहां तक पहुंच चुके हैं, फिगर्स यहां तक पहुंच चुके हैं कि उनके जो इंश्योरेंस प्रीमियम की जो इनकम है, तो यूरोप के अंदर 1620 बिलियन यूएस डॉलर्स, उसी तरह ये हाईएस्ट है यूरोप में। अमेरिका में 1400 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। और अगर 1620 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है तो आप ये इमेजिन करिए। उसी तरह एशिया की बात जब देखते हैं तो 1161 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर इसके कलेक्शंस है इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस का कितना बड़ा वो है। और आप इमेजिन करिए कि यूएस और जापान के अंदर ये जो इंश्योरेंस का 40% जो वर्ल्ड का इंश्योरेंस होता है वो यूएसए और जापान से हो जाता है, क्योंकि वहां पर लोग नॉर्मली इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हम देखते हैं कि बाकी दुनिया से ये 2 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज के अंदर मार्जिन कितने सारे हैं, यानी वो कमाने का एक पूरा बिजनेस है। यहां तक आके देखा गया कि कई वजहों से रिफ्यूज करके उनके पास एक बहुत बड़ा पैसा खुद इंश्योरेंस कंपनीज के पास बचता है।
और ये तो सिर्फ हमने शुरुआत की है।